जय हिंद दोस्तों। आज हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं 1857 की महान क्रांति से। इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1857 की महान क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 मेरठ की छावनी से हुई थी। 1857 की महान क्रांति का मुख्य उद्देश्य जो था वो मांस वाले जो कारतूस थे उसी के कारण यह क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इस महान क्रांति के समय में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। 1857 की महान क्रांति के भारतीय नायकों की यदि बात की जाए तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, वहीं कानपुर से नाना साहब। लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल, वहीं झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। बरेली से खान बहादुर खां, वहीं जगदीशपुर आरा से वीर कुंवर सिंह थे। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। अब हम बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन की। स्वदेशी आंदोलन, जिसे बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी घोषणा 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल से की गई थी। यदि प्रश्न किया जाता है कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई तो 7 अगस्त 1905 को, लेकिन यदि कहा जाए कि स्वदेशी आंदोलन शुरू कब से हुआ तो 16 अक्टूबर 1905 से। याद रखेंगे, 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावी हुआ था। अब हम बात करते हैं कांग्रेस विभाजन की। 1907 सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल, इन दोनों के रूप में कांग्रेस का विभाजन हो गया। यह विभाजन 1916 तक चला। 1916 में फिर से नरम दल गरम दल एक हो गए थे। 1911 दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई हार्डिंग द्वितीय के समय में। याद रखेंगे, 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हार्डिंग द्वितीय के समय में की गई। लेकिन यदि प्रश्न करता है कि दिल्ली राजधानी कब बनी तो 1912 में। याद रखेंगे, घोषणा यदि बात करें तो 1911, अगर बात करें कि दिल्ली राजधानी कब बनी तो 1912। होम रूल लीग, 1916 में होम रूल लीग हुआ। रॉलेट एक्ट, 13 मार्च 1919 को काला कानून के रूप में रॉलेट एक्ट को माना जाता है। 13 मार्च 1919, इसमें संदेह के आधार पर किसी की भी गिरफ्तारी की जा सकती थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। याद रखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 जनरल ओ डायर के द्वारा कई लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया गया था। खिलाफत आंदोलन 1919, खिलाफत आंदोलन आप याद रखेंगे 1919। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। चौरा चोरी, चौरा चोरी कांड जो है, ये एक पुलिस चौकी को गोरखपुर के पास में आग के हवाले कर दिया गया था। यह घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। याद रखेंगे, चौरा चोरी की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई। साइमन कमीशन भारत आगमन, साइमन कमीशन भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ। याद रखेंगे, साइमन कमीशन भारत आगमन कब हुआ? 3 फरवरी 1928। नमक सत्याग्रह, 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। याद रखेंगे, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930।
सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। अब हम बात करते हैं गोलमेज सम्मेलनों की। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तीनों में भीमराव अंबेडकर ने पार्टिसिपेट किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है इसमें महात्मा गांधी गए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ यह 12 नवंबर 1930 को हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 और तीसरा सम्मेलन 17 नवंबर 1932। याद रखेंगे 30, 31, 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन थे। कम्युनल अवार्ड और पूना पैकेट। कम्युनल अवार्ड और पूना पैकेट दोनों का डेट याद रखिएगा 1932। ठीक है। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह 5 मार्च 1931 को इरविन और गांधी के बीच हुआ था। याद रखेंगे गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। याद रखेंगे 8 अगस्त 1942। मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946। याद रखेंगे 16 अगस्त 1946। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह याद रखिएगा 1940, जिसमें विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 जयप्रकाश नारायण। अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव की बात की जाए तो 8 अगस्त 1940 को आया था। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा 8 अगस्त 1940। अब हम भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं, जैसे स्थलाकृति। वी आकृति की जो आकृति होती है ये नदी के द्वारा बनाई जाती है। याद रखेंगे भी आकृति जो है ये नदी द्वारा बनाई जाती है। वहीं यू आकृति जो है ये हिमानी क्षेत्रों में पाई जाती है। याद रखेंगे एग्जाम में इस तरह से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भी आकृति किससे बनती है, तो नदी द्वारा। यू आकृति हिमानी क्षेत्र में। ठीक है। मरुटिब्बा राजस्थान व बालुई क्षेत्रों में, इस राजस्थानी क्षेत्रों में जो बालू होते हैं उनके ढेर बन जाते हैं जो कि हवा के वेग द्वारा बनते हैं। उन्हें मरुटिब्बा कहा जाता है। याद रखेंगे मरुटिब्बा कैसे बनता है, हवा के वेग द्वारा। अब हम बात करते हैं हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड हर बार कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। हम बात करते हैं सिंधु और सतलज, इन दोनों नदियों के बीच में पंजाब हिमालय है। याद रखेंगे पंजाब हिमालय किसके किसके बीच है, सिंधु और सतलज के बीच में। कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय जो है ये सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। याद रखेंगे पंजाब हिमालय की बात करें तो सिंधु और सतलज, कुमायूं हिमालय की बात करें तो सतलज और काली। नेपाल हिमालय काली और तिस्ता। नेपाल हिमालय काली और तिस्ता। असम हिमालय की बात करें तो तिस्ता और दिबांग। देखिए श्रेणी याद रखिए, पंजाब से शुरू करेंगे, पंजाब हिमालय सिंधु सतलज, उसके बाद कुमायूं हिमालय सतलज काली, फिर उसके बाद काली तिस्ता में नेपाल और तिस्ता दिबांग में असम हिमालय स्थित है। पहाड़ों की यदि बात की जाए तो विंध्याचल पहाड़ जो है, विंध्याचल पठार या पहाड़ बोल लीजिए, तो ये झारखंड में है। ठीक है। आरावली जो है ये राजस्थान में, वहीं सतपुड़ा जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखेंगे विंध्याचल झारखंड, आरावली राजस्थान, सतपुड़ा मध्य प्रदेश। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी को आपको बताते चले कि पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल भी बोला जाता है। याद रखेंगे नीलगिरी की पहाड़ी को पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कहा जाता है। यह तमिलनाडु में स्थित है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में स्थित है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में स्थित है। मैकाल पठार, मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। याद रखेंगे मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। मेघालय,
मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं जिन्हें हम गारो, खासी, जयंतिया के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, मेघालय में 3 पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? गारो, खासी, जयंतिया। अब हम बंदरगाह की बात कर लेते हैं। विशाखापत्तनम प्राकृतिक एवं सबसे गहरा बंदरगाह है। याद रखेंगे, विशाखापत्तनम प्राकृतिक एवं सबसे गहरा बंदरगाह है। कांडला, जो कि गुजरात में स्थित है, यह एक मुक्त व्यापार वाला बंदरगाह है। कांडला मुक्त व्यापार वाला बंदरगाह है। कोलकाता, कोलकाता को नदी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, कोलकाता को नदी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, तो चेन्नई नाम लेंगे। ठीक है। अब हम इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं, जैसे सकल घरेलू उत्पाद। इससे संबंधित कई प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि जीडीपी है क्या। किसी देश की सीमा में निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा उत्पादित कुल अंतिम उत्पाद जो है वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। फिर से समझिएगा, किसी देश के अंदर रहने वाले जो नागरिक हैं, जो निवासी हैं, उनके द्वारा, तथा जो बाहरी लोग हैं, विदेशी हैं, गैर निवासी हैं, इन दोनों के द्वारा जो कुल अंतिम उत्पाद तैयार किया जाता है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर में। 2024 में जीडीपी रैंकिंग में भारत 5वां सबसे बड़ा देश है। याद रखेंगे, 2024 में जीडीपी रैंकिंग में भारत 5वां सबसे बड़ा देश है। यदि जीडीपी के मामले में देखा जाए तो अमेरिका का पहला स्थान और चीन दूसरे स्थान पर, वहीं बुरुंडी सबसे कम जीडीपी वाला देश है। अब हम बात करते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी की, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। ठीक है। जीएनपी निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। इसका अर्थ हुआ कि ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है यानी सकल घरेलू उत्पाद जो है, उसमें जो देश के लोगों द्वारा कमाया गया है उसको जोड़ेंगे और विदेशी द्वारा जो कमाया गया है जिसको हमको निकालना है उसे घटा देंगे। अब हम बात करते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने जीएनपी में से मूल्यह्रास निकाल दें, अर्थात किसी वस्तु को बनाने में जितनी लागत आई है यदि उनको हटा दिया जाए तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की प्राप्ति हो जाएगी। अब हम बैंकों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। याद रखेंगे, आरबीआई 1 अप्रैल 1935। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई। नाबार्ड की स्थापना, ये कृषि आधारित बैंक है और इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को हुआ। याद रखेंगे, कृषि से संबंधित है, 12 जुलाई 1982। एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम, सितंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई। एलआईसी की स्थापना सितंबर 1956 में। आरबीआई के यदि गवर्नर की बात की जाए तो संजय मल्होत्रा वर्तमान गवर्नर हैं। याद रखेंगे, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा। अब हम बात करते हैं पॉलिटी से। संविधान के कुछ विदेशी स्रोतों की बात करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, यहाँ प्रस्तावना लिखा गया है, एक्चुअली में ये प्रस्तावना है। प्रस्तावना जो है ये अमेरिका से लिया गया है, लेकिन यदि प्रश्न बनता है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। एकल नागरिकता, यदि हम संसदीय कार्यप्रणाली की बात करें या एकल नागरिकता की बात करें
तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखेंगे। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से लिया गया है। अब हम अनुसूचियों की बात करेंगे। अनुसूचियों से संबंधित भी कई प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। 21वां संशोधन 1967, इसके तहत सिंधी को जोड़ा गया था, याद रखेंगे। 21वां संशोधन 1967 के तहत सिंधी को जोड़ा गया था। 71वां 1992 के तहत नमक, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, याद रखेंगे। नेपाली मणिपुरी कोंकणी, याद रखेंगे। 92वां संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, याद रखेंगे। 92वें संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये तीनों याद रखिएगा। इनका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो भाषा के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 21वां संशोधन 1967, 71वां संशोधन 1992 और 92वां संशोधन 2003 का उल्लेख किया गया है। कुछ और अनुसूचियों की यदि बात की जाए तो दूसरी अनुसूची में वेतन की बात की गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई है। यदि हम 7वीं अनुसूची की बात करें तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की गई है। 73वां और 74वां ये 12वीं अनुसूची के अंतर्गत संशोधन है, जिसके अंतर्गत पंचायत और नगर पालिका की बात की गई है। कुल 12 अनुसूचियां हैं। अब हम करंट अफेयर के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, लोवांग कुवोंग वियतनाम के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। लोवांग कुवोंग कहाँ के राष्ट्रपति हैं? वियतनाम के हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय किशोर राहटकर, याद रखेंगे। लुओंग कुओंग वियतनाम के राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? विजय किशोर राहटकर। वर्तमान में भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं ये संजय मूर्ति हैं, याद रखेंगे। कैग भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं ये कौन है? संजय मूर्ति हैं। मिस यूनिवर्स जो है ये विक्टोरिया केजर थेल्विक को मिला है, याद रखेंगे। मिस यूनिवर्स किसे मिला है? विक्टोरिया केजर थेल्विक को। एडीबी के वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं ये मशांतो कांडा है, जो कि जापान से हैं, याद रखेंगे। एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मशांतो कांडा, ये जापान से संबंधित हैं। तो आज के लिए हमारा वीडियो समाप्त हुआ। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।